नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका मित्र रूप सिंह राजपूत। आज मैं आपके लिए ब्रोकली की खेती के बारे में जानकारियाँ दे रहा हूँ। किसान साथियों, ब्रोकली की जो खेती है वो आपकी ठंडे क्षेत्रों में की जाती है, और अगर ठंडे क्षेत्रों में की जाती है तो इसके अनुसार हम इसकी खेती के लिए सर्दियों में करते हैं। सर्दियों का मतलब अक्टूबर के महीने में ब्रोकली की खेती की जाती है। तो किसान भाइयों, बात करते हैं ब्रोकली की खेती के लिए कौन कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है। किसान साथियों, ब्रोकली की खेती करने के लिए आपको जो बलुई दोमट मिट्टी होती है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, क्योंकि ब्रोकली की जो फसल है इसकी खेती करने के लिए हमको बहुत कम जल मांग की आवश्यकता पड़ती है, और ऐसी ज़मीन बिल्कुल नहीं चाहिए जिसमें कि लंबे समय तक पानी भरा रहे। तो अगर इसमें हम पानी लगाएं तो पानी इसका 2-3 घंटों में सूख जाना चाहिए। इस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी मिट्टी हमारी बलुई दोमट में होती है। किसान साथियों, मिट्टी का जो पीएच मान है वो इसकी खेती करने के लिए 6 से 7 के बीच होना चाहिए। अगर पीएच मान 6 से कम है या 7 से अधिक है तो ब्रोकली की खेती अच्छी नहीं होती है। यानी कि बात करें तो ये उदासीन के समकक्ष जो पीएच मान होता है उस मिट्टी में ब्रोकली की खेती बहुत अच्छी होती है। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कि ब्रोकली की खेती का बीज जो है गोभी की तरह होता है बिल्कुल, और इसकी जो खेती है ये भी आपकी फूल गोभी की जैसी होती है, लेकिन ये जो है हरे रंग की होती है। जो फूल गोभी हमारी सफ़ेद रंग की होती है और ब्रोकली हरे रंग की होती है, इसलिए इसके लिए हरी गोभी भी कहते हैं। किसान भाइयों, ब्रोकली की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर बात करें तो ब्रोकली की खेती के लिए विदेशों में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और विदेशों में पहले इसकी खेती ज़्यादा होती थी, लेकिन अब हमारे भारत में भी ब्रोकली की खेती बहुत ज़्यादा हो रही है, और ब्रोकली की खेती करके किसान भाई बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। तो ब्रोकली की जो फसल है इसकी सब्जियों के लिए ख़ास तौर से आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो होटल हैं, 5 स्टार होटल हैं या फिर जो हाई सोसाइटी के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ब्रोकली की खेती करने के लिए हमारे किसान भाइयों के लिए कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, जैसे कि ब्रोकली की खेती करने के लिए आपको अक्टूबर के महीने में इसकी नर्सरी बनानी पड़ती है, और अक्टूबर के महीने में नर्सरी बनाने के पश्चात नर्सरी सेम जैसे हम गोभी की नर्सरी बनाते हैं उसी प्रकार से ब्रोकली की भी नर्सरी बनाते हैं। ब्रोकली की नर्सरी बनाने के बाद में हम इसकी रोपाई कर देते हैं। रोपाई करने के लिए खेत को अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए, और खेत में जो मिट्टी है उसको अच्छे से भुरभुरी कर लेना चाहिए, और उसमें कंपोस्ट की मात्रा को भी सही तरीके से लगाना चाहिए। तो किसान भाइयों, नर्सरी आपको अक्टूबर के महीने में जब डाल देते हैं तो नर्सरी इस समय ऐसे समय पर डालते हैं जिस समय की तापमान बहुत ज़्यादा नहीं हो। यानी कि अगर बात करें तो ब्रोकली की खेती के लिए अंकुरण के समय पे 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होना चाहिए, और जब इसकी हम रोपाई करते हैं उस समय पे जो तापमान है वो 20 डिग्री के आसपास होना चाहिए, क्योंकि 20 डिग्री के आसपास जब तापमान होता है तो उसमें ब्रोकली की वानस्पतिक वृद्धि अच्छी होती है। अगर तापमान ज़्यादा होता है तो इसकी वानस्पतिक वृद्धि अच्छी नहीं हो पाती है, जिससे कि पौधों के मरने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ब्रोकली जो है वो ठंडी जलवायु का पौधा है, और ठंडी जलवायु हमारे यहाँ पर सर्दियों के समय में होती है, यानी अक्टूबर से लेकर और ये फरवरी मार्च तक ठंडी जलवायु का सीज़न रहता है। तो मैदानी क्षेत्रों में ब्रोकली की खेती के लिए हम रबी की सीज़न में करते हैं, यानी कि शरद ऋतु में करते हैं, और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें ब्रोकली की खेती के लिए आप जो है किसी भी सीज़न में कर सकते हैं, बशर्ते ध्यान इतना रखना है कि वर्षा उस समय अधिक नहीं हो रही हो, क्योंकि अगर ज़्यादा वर्षा होती है तो ब्रोकली अधिक वर्षा को सहन नहीं कर पाती है, और उसमें इसके पौधे ख़त्म होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो किसान भाइयों, मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम मिट्टी का चयन करते हैं। मिट्टी का चयन है वो हमारे लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि बलुई दोमट मिट्टी अच्छी रहती है, और जिसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से 8 के बीच में 6 से 7 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि 7 से अगर ज़्यादा पीएच होता है तो मिट्टी क्षारीय हो जाती है, फिर उसमें भी इसकी खेती अच्छी नहीं होती है।
और 6 से अगर कम पीएच होता है तो मिट्टी अम्लीय होती है, उसमें भी इसकी खेती अच्छी नहीं होती है। तो ब्रोकली की खेती करने के लिए पीएच की जो आवश्यकता होती है वो 6 से 7 होनी चाहिए। मैंने क्लाइमेट के बारे में आपको बता दिया, क्योंकि ये ठंडी जलवायु का पौधा है और इसके लिए हम जो है सर्दियों की सीज़न में करते हैं। और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं या जो घाटियां हैं उनमें इसकी खेती हर सीज़न में की जा सकती है, बशर्ते हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि उस समय पे वर्षा ज़्यादा नहीं होती है वहाँ पर। टेम्परेचर की बात करते हैं किसान भाइयों। टेम्परेचर मैंने आपको बताया कि 20 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक इसके जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर अच्छा रहता है, और इसकी जो वानस्पतिक वृद्धि है उसके लिए टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक उपयुक्त माना जाता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं ब्रोकली की खेती में किन किन वैरायटियों का चयन करना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी उन्नतशील प्रजातियां हैं जो कि ब्रोकली की खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती हैं। तो किसान भाइयों, मैं पहले नंबर 1 पे बात करता हूँ 9 स्टार। 9 स्टार जो वैरायटी है ये विदेशी किस्म है, लेकिन अपने भारत में ये अवेलेबल है। इसका जो उत्पादन है वो 100 से 150 कुंटल तक का इसका उत्पादन हो जाता है, और इसकी अगर अवधि की बात करें तो ये 100 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। यानी कि 100 दिन में इसकी तुड़ाई होना प्रारंभ हो जाती है और लगभग 120 दिन तक इसकी तुड़ाई हम कर सकते हैं। इतने में हम इसका जो उत्पादन है वो 100 से 150 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर की दर से इसकी हम उत्पादन ले सकते हैं। अगर बीघा की बात करें तो 1 बीघा में आपका लगभग 15 से 20 कुंटल तक का उत्पादन इससे मिल जाता है। अब किसान भाइयों बात करते हैं इटालियन ग्रीन स्प्राउटिंग। इटालियन ग्रीन स्प्राउटिंग। इटालियन ग्रीन स्प्राउटिंग जो प्रजाति है ये आपकी इटली की प्रजाति है। इटली से इसको विकसित किया गया था, और इसका जो उत्पादन है वो 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक का इसका उत्पादन मिल जाता है, और इसके लिए भी लगभग 100 से 120 दिन में हम इसका उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी बात करते हैं ग्रीन स्प्राउटिंग की। ग्रीन स्प्राउटिंग जो प्रजाति है ये भी एक प्रकार से विदेशी किस्म है, लेकिन हमारे भारत में अभी अवेलेबल है और इसको भी आप कर सकते हैं। और इसका जो उत्पादन है वो 120 से 150 कुंटल प्रति हेक्टेयर का इसका उत्पादन मिल जाता है, और ये 80 से 90 दिन में इसका जो फल है वो तुड़ाई के योग्य हो जाता है, और उसके बाद में इसकी तुड़ाई करते रहते हैं। लगभग आपका 130 से 140 दिन तक इसकी तुड़ाई की जा सकती है। तो किसान भाइयों, अच्छी प्रजातियां हैं ये, और ये विदेशी प्रजातियां हैं, उन्नतशील प्रजातियां हैं। मार्केट में इनका अच्छी डिमांड है, और इनके लिए आप जो बड़ी बड़ी मंडियां हैं, जैसे आपके दिल्ली में है, अहमदाबाद में है, मथुरा में है, जबलपुर में है, ऐसी बहुत सारी जो बड़ी बड़ी मंडियां हैं वहाँ किसान भाई इसकी जो उत्पादन है उसको बेच सकते हैं ले जाकर। किसान भाइयों, बात करते हैं ब्रोकली शंकर 1। ब्रोकली शंकर 1 जो प्रजाति है ये अपने भारत की प्रजाति है। इसका संकरण करके हाइब्रिड प्रजाति है ये, और इसका जो उत्पादन है वो 60 से 65 दिन में मिलना प्रारंभ हो जाता है। 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक का इसका उत्पादन किसान भाइयों को मिल सकता है, यानी कि 15 कुंटल बीघा का लगभग इससे उत्पादन किसान भाइयों को प्राप्त होने लगता है। तो किसान भाइयों, मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये कुछ प्रजातियां थीं जिनके बारे में मैंने बताया। कुछ देसी प्रजातियां हैं ब्रोकली की जो कि अपने भारत में इनका प्रचलन अच्छा है, जैसे कि पंजाब ब्रोकली है, KTS 9 है, और पालक समृद्धि है। इसमें आपकी फेरानियल है, और क्रूसर है, प्रीमियम क्रॉप है, स्ट्राइक है, बाथम 29 है, और ग्रीन हीड। ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो प्रजातियां हमारे भारत में इनको उगाया जाता है और अच्छे से इनकी खेती को किया जाता है। तो किसान भाइयों, ये हमारी जो है ब्रोकली की कुछ प्रजातियां थीं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं ब्रोकली की खेती करने के लिए हमारे लिए किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए और कैसे हमें इसकी खेती करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, मैंने आपको बताया नर्सरी इसकी गोभी की जैसी इसकी नर्सरी डाली जाती है, और नर्सरी डालने के पश्चात लगभग 20 से 25 दिन की नर्सरी हो जाती है। फिर इसको हम खेत में इसकी प्लांटिंग करना प्रारंभ कर देते हैं। प्लांटिंग करते समय ये ध्यान रखना चाहिए खेत हमें अच्छे से तैयार कर लेना है, और अच्छे से खेत तैयार करके उसमें हमको गोबर की खाद
लगभग जो है 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद हमें उसमें मिलानी है अच्छे से। और हमको इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति करने के लिए NPK या फिर हम इसमें यूरिया, DAP एवं म्यूरेट ऑफ पोटास का इसमें मिक्सचर बनाकर और उसका हम उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट भी लगाने होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट इसलिए लगाने होते हैं क्योंकि आजकल अगर बात करें तो मिट्टी में बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है, तो उनकी पूर्ति करने के लिए हम जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं उनको हम सिंथेटिक के रूप में भी दे सकते हैं। जैसे कि आपका बहुत सारे मार्केट में उर्वरक आ रहे हैं जिनमें कि मैग्नीशियम और कैल्शियम, बोरॉन, मोलिब्डेनम, फेरस, जस्ता, कॉपर, सारी चीज़ें उसमें लगभग अवेलेबल हैं। तो इस प्रकार के हम किसी भी अच्छे उर्वरक को ले सकते हैं जो कि हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट बेस हो, तो हम इसके लिए बेसल डोज में दे सकते हैं। अब किसान भाइयों, अच्छे से हमको सारा उर्वरक खेत में मिला देना है। तो उर्वरक की मात्रा मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या डालनी है। उर्वरक जो है हमारे लिए लगभग 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हमको खेत में नाइट्रोजन देनी है और 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हमको फास्फोरस देनी है और 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हमको पोटास देनी है। इस तरह से हमको कॉम्बिनेशन बनाना। ये कॉम्बिनेशन हम यूरिया, DAP एवं म्यूरेट ऑफ पोटास से बना सकते हैं, या फिर हम एक NPK भी आती है जिसका भी हम इस्तेमाल करके इन खादों का हम इनको सम्मिलित कर सकते हैं। फिर किसान भाइयों, हम अच्छे से खेत को तैयार करने के बाद में खेत में रेस बेड बनाते हैं। रेस बेड की जो चौड़ाई है वो लगभग हम जो है 2 फीट रखते हैं। 2 फीट चौड़ाई इसलिए रखते हैं क्योंकि उस पर जो पौधा है वो एक पौधा के लिए हम एक पौधा को रेस बेड के एक सिरे पे लगाना है, दूसरा पौधा दूसरे सिरे पे लगाना है, बीच का स्पेस है उसको खाली छोड़ देना है। इस तरह से लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी के लिए हम मेंटेन करते हैं। लाइन से लाइन की दूरी जो है वो आपकी लगभग 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम, या अधिकतम हम कर सकते हैं कि 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर। तो ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी जो पौधा होता है उसका अच्छे से विकास होता है और हमारी जो फसल है ब्रोकली की उसमें जो हमारे फल आने हैं वो फल अच्छे आते हैं और फलों का जो आकार है वो अच्छा रहता है, उत्पादन भी अच्छा मिलता है। किसान भाइयों, रेस बेड पर ही हमको नर्सरी लगानी है, जिससे कि अगर हम सिंचाई करते हैं तो सिंचाई का पानी कभी कभी ज़्यादा भी भर जाता है तो पौधों पे नुकसान नहीं हो सके, या फिर वर्षा हो जाती तो वर्षा के पानी से भी फसल का नुकसान ज़्यादा नहीं हो। इसलिए हमको रेस बेड बनाकर ही ब्रोकली की रोपाई करना चाहिए। इसके बाद में रोपाई करने के पश्चात हमें प्रथम सिंचाई है वो रोपाई के तुरंत बाद करनी है। इसलिए ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी फसल है वो सूख जाएगी। किसान भाइयों, रोपाई करने के पश्चात में हम अच्छे से अपनी फसल की देखरेख करते हैं और लगभग 25 से 30 दिन के बाद हमें एक निराई करनी होती है और निराई करते समय पौधों की जड़ों पर कुछ मिट्टी को चिपकाते हैं जिससे कि जड़ें उसकी उभरे ना। तो किसान भाइयों, इसके बाद में हमको ये ध्यान रखना होता है कि ब्रोकली की फसल में कुछ रोग आते हैं, जैसे कि आपका आद्रपातन रोग। आद्रपातन रोग ये एक मृदा जनित रोग है। मृदा में कुछ ऐसे निमेटोड्स होते हैं जिससे कि ये इसमें लग जाते हैं और पौधे की जड़ों के लिए वो नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कि पौधा सूखना प्रारंभ हो जाता है। तो किसान भाइयों, इसकी रोकथाम करने के लिए हमको रोपाई के समय पे, रोपाई करने से पहले खेत में ट्राइकोडर्मा को अच्छे से तैयार करके और खेत में मिला देना चाहिए, जो कि अंतिम जुताई पर हम मिलाते हैं। ट्राइकोडर्मा जो हानिकारक निमेटोड्स और जो भी फफूंद जनित रोग होते हैं उनके लिए ख़त्म करने का काम करता है। और जब हम रोपाई करते हैं तो ट्राइकोडर्मा में जड़ों के लिए डिप करके भी रोपाई कर सकते हैं, जिससे कि उनकी जड़ें शोधित हो जाएंगी तो किसी भी प्रकार का आपके खेत में रोग नहीं लगेगा। किसान भाइयों, ब्रोकली की खेती में कुछ इंसेक्ट भी अटैक करते हैं। इंसेक्ट में जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, तना छेदक रोग इसमें ज़्यादा लगता है और कैटरपिलर भी बहुत लगती है।
तो तना छेदक की रोकथाम करने के लिए हम अपने खेत में क्लोरोसाइपर का छिड़काव कर सकते हैं या फिर इंडोस्कार प्लस डेल्टामेथ्रिन का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि तना छेदक से अपनी फसल को बचाया जा सके। और किसान भाइयों, इस तरह से हम अपनी फसल की अच्छे से देखभाल करते हैं और जब फसल तैयार हो जाती है फिर हम इसकी हार्वेस्टिंग करना प्रारंभ कर देते हैं। तो किसान भाइयों, फसल की अगर बात करें तो ये लगभग आपकी 80 से 90 दिन में इसकी तुड़ाई होना प्रारंभ हो जाती है। उस समय पे इसकी कटाई करके किसान भाई इसके लिए कहीं बाहर मंडी में बेच सकते हैं, जिससे कि अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। और ब्रोकली की बात करें तो इसका जो रेट है वो अच्छा रेट रहता है। इसका नॉर्मली रेट जो है वो 80 से 100 रुपये किलो तक इसका रेट मिल जाता है और उत्पादन भी अच्छा होता है, तो इससे काफ़ी अच्छा मुनाफा किसान भाइयों को प्राप्त हो सकता है। क्योंकि बहुत सारी सब्जियों की खेती किसान भाई करते हैं, धान की, गेहूँ की और भी चीज़ों की खेती करते हैं, लेकिन उनमें उतना मुनाफा नहीं हो पाता है। तो टेक्निकल खेती अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि आपके लिए अच्छा मुनाफा प्राप्त हो। तो किसान भाइयों, मैंने आपके लिए ये कुछ ब्रोकली की खेती से संबंधित जानकारी दी। आशा करता हूँ आपकी जानकारी अच्छी लगी होगी और मैं ऐसे ही आपको समय समय पे अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आपके सामने आपको देता रहूँगा, जिससे कि आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। किसान भाइयों, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं तो उसमें आपकी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, जिससे कि आपको सही गाइडलाइन नहीं मिल पाती है और कहीं ना कहीं आप वीडियो देखने से वंचित रह जाते हैं। तो फिर आप ये कहते हैं कि आपने जो जानकारी दी है वो अधूरी जानकारी है, उसमें कम है। तो कृपया पहले पूरी वीडियो देखा करें, उसके बाद अगर आपको कुछ लग रहा है, कोई आपके सवाल या आपकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूँगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों, मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। धन्यवाद।